नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेबल डिजीज के नाम, उन कम्युनिकेबल डिजीज की कम्युनिकेबिलिटी पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसके इंक्यूबेशन पीरियड को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंक्यूबेशन पीरियड वाली कम्युनिकेबल डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का हमने पढ़ा। लेकिन कुछ और डिजीज है जिनका इंक्यूबेशन पीरियड और उनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हम डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड की कड़ी में हम आगे बात करें तो अगला जो डिजीज है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस बीमारी जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 4 डेज। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो रहता है इसका निजीरिया मेनिंजाइटिस है ना। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है निजीरिया meningitis, Neisseria meningitis. This is the causative organism. 3 to 4 days is the incubation period. Meningococcal meningitis. दूसरा है SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 5 डेज का रहता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस फैमिली जो है उसका पहला जो डिजीज था वो सार्स था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर मार्स आया और अभी कोविड-19 चल रहा है। तो इनके सबके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कोरोना वायरस है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5 डेज का वहां पे रहता है। अगला जो डिजीज है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 10 डेज और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो अरबो वायरस। अरबो वायरस ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 10 डेज। डेंगू वायरस का नाम है। एडीज मॉस्किटो जो है, डेंगू जो होता है वो एडीज मॉस्किटो के बाइट से होता है। बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं इसको। बोन ब्रेक फीवर। बोन ब्रेक फीवर डेंगू फीवर के लिए वर्ड कॉमन लेते हैं। बोन ब्रेक फीवर, एडीज मॉस्किटो, अरबो वायरस, डेंगू। 3 to 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड। अगला जो है मलेरिया। वैसे मलेरिया की डिफरेंट स्पेसीज रहती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक स्पेसीज है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम दूसरा स्पेसीज है। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल इस तरीके से रहता है। तो प्लाज्मोडियम इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। हर एक जो है क्लासिफिकेशन या हर एक टाइप्स का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लेकिन कॉमनली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है उसको हम पढ़ते हैं, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 8 to 17 डेज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बाकी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम जो है वो भी अलग जो है इसका टाइप है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 9 to 14 डेज रहता है। मलेरी 16 to 18 डेज और ओवेल जो है उसका भी लगभग जो है 18 डेज के आसपास रहता है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइवेक्स का याद रखना आपको 8 to 17 डेज। और मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। वाइवेक्स, फाल्सीपेरम, मलेरी डिफरेंट टाइप रहते हैं। अगला जो डिजीज है हमारा चिकुनगुनिया। इंक्यूबेशन पीरियड है 4 to 7 डेज और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो चिकनगुनिया का है वो चिकनगुनिया वायरस है। चिकनगुनिया इटसेल्फ है वायरस, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया चिकुनगुनिया वायरस। चिकुनगुनिया गुनिया वायरस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर चिकनगुनिया। अरबो वायरस फैमिली का ये वायरस है। चिकनगुनिया वायरस का नाम है, बीमारी का नाम भी चिकनगुनिया। 4 to 7 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है चिकनगुनिया। अगला है रेबीज। 3 to 8 वीक का इंक्यूबेशन पीरियड है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रेब्डो वायरस रहता है। रेबीज जो डिजीज रहती है डॉग बाइट की वजह से होती है और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो रेब्डो वायरस है, जो बेसिकली लासा वायरस टाइप 1 है। रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस। नेग्री बॉडीज, हाइड्रोफोबिया। रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया और इसमें नेग्री नेग्री बॉडीज देखने को मिलती है। ये सवाल बहुत फेमस है। रेबीज में 3 to 8 वीक का इंक्यूबेशन पीरियड है। रेब्डो वायरस इसका
पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। लासा वायरस टाइप 1 की कैटेगरी है रेब्डो वायरस। अगला है येलो फीवर, 2 to 6 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। फ्लेवी वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, फ्लेवी वायरस, और इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 डेज। येलो फीवर भी एडीज मॉस्किटो के बाइट से होता है। देखिएगा, एडीज से येलो फीवर, एडीज से चिकनगुनिया और एडीज से डेंगू, ये तीनों एडीज मॉस्किटो की वजह से होते हैं। मलेरिया फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से होता है। रेबीज डॉग बाइट से होता है। और सार्स जो है उसका बेसिकली अकरेंस जो है वो कैमल से, ऊंट से हुआ था। तो ये अलग अलग इनका जो है जूनोस्टिक डिजीज भी कह सकते हैं, ये सारे एनिमल से होने वाली डिजीज है। और जो जो चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू है, ये वेक्टर बोर्न डिजीज है जो मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। येलो फीवर इज आल्सो अकर ड्यू टू द एडीज मॉस्किटो। तो ये तरह तरह की डिजीज और उनके इंक्यूबेशन पीरियड और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद रखने हैं। वन इज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस 3 to 4 डेज, निजीरिया मेनिंजाइटिस, सार्स 3 to 5 डेज, कोरोना वायरस, डेंगू 3 to 10 डेज, अरबो वायरस, मलेरिया 8 to 17 डेज, प्लाज्मोडियम, चिकनगुनिया 4 to 7 डेज, चिकनगुनिया वायरस, रेबीज 3 to 8 वीक, रेब्डो वायरस, और येलो फीवर 2 to 6 डेज, फ्लेवी वायरस। अगले जो है हिपेटाइटिस के बारे में हम बात करेंगे। हिपेटाइटिस अलग अलग तरीके के होते हैं। वन इज हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। हिपेटाइटिस ए जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 45 डेज होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 15 से 45 दिन। हिपेटाइटिस ए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो इसका रहता है एंटेरोवायरस या पिकोर्ना वायरस, ओरोफिकल रूट से होता है हिपेटाइटिस ए, है ना। और पिकोर्ना वायरस या एंटेरोवायरस भी कहते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। ओरोफिकल रूट ये पूछा हुआ सवाल है ना। अनहाइजीनिक फूड और जो है वाटर से होता है हिपेटाइटिस ए। लीवर अफेक्ट होता है और बॉडी में जॉन्डिस होता है। हिपेटाइटिस बी जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 45 to 180 डेज का होता है। हिपेटाइटिस ए से डबल, 2 से 3 गुना ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड है हिपेटाइटिस बी का। हिपेडिना वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, हिपेडिना वायरस। हिपेटाइटिस बी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हिपेडिना वायरस। हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इससे डिजीज होता है, HBsAg इसको हम कहते हैं। 45 to 180 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तीसरा है हिपेटाइटिस सी, 30 to 120 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है हिपेटाइटिस सी का। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन होने वाला हिपेटाइटिस है हिपेटाइटिस सी, जबकि ब्लड बोन से होता है हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस सी जो है ईपा सी वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये याद रखना आपको, ईपा सी वायरस ये इसका पॉजिटिव। हिपेटाइटिस ए का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो रहता है पिकोर्ना वायरस, बी का है हिपेडना वायरस और सी का है ईपासी वायरस। ये इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और इंक्यूबेशन पीरियड है 15 to 45, 45 to 180 और 30 to 120 डेज, हिपेटाइटिस ए, बी और सी। इसके अलावा वन इज हिपेटाइटिस डी एंड वन इज हिपेटाइटिस ई। हिपेटाइटिस डी का इंक्यूबेशन पीरियड 30 to 90 डेज है, जबकि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो डेल्टा वायरस कहलाता है। डी है, डी डी फॉर डेल्टा, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो डेल्टा वायरस है। विच वायरस? डेल्टा वायरस, डेल्टा वायरस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है डेल्टा वायरस। एंड लास्ट वन इज द हिपेटाइटिस ई, 21 to 45 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका कैल्सी वायरस है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कैल्सी वायरस रहता है, कैल्सी वायरस। तो 4-5 तरीके के हेपेटाइटिस हो गए, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। सारे हेपेटाइटिस वायरस जो है वो आरएनए वायरस है एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड है 15 से 45 दिन और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो है पिकोर्ना वायरस। बी का 45 to 180 डेज हिपेडना वायरस, सी का 30 to 120 डेज हिपासी वायरस, डी का 30 to 90 डेज डेल्टा वायरस और ई का 21 to 45 डेज कैल्सी वायरस। तो ये इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और इंक्यूबेशन पीरियड। तो कल के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट इंक्यूबेशन पीरियड और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। इसके अलावा ये कुछ चीजें रहती है, वन इज मेनिंजोकोकल, वन इज सार्स, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, रेबीज, येलो फीवर, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। इंक्यूबेशन पीरियड और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद रखना है।
तो ये तो हमने बात की कम्युनिकेबिलिटी पीरियड के बारे में, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिफरेंट टाइप की कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हर एक डिजीज से संबंधित, और उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहली डिजीज की हम बात करेंगे चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स के बारे में बात करें तो स्मॉल पॉक्स जो है उसका इरेडिकेशन हो चुका है वर्ल्ड वाइड। दिस इज द इरेडिकेटेड डिजीज 1980 के अंदर ही इसका इरेडिकेशन हो चुका है। तो स्मॉल पॉक्स जो है उसके इरेडिकेशन होने में, है ना, एपिडेमियोलॉजी क्या ऐसे खास रीजन थे जिसकी वजह से ये बीमारी जो है इरेडिकेट हो चुकी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इसका इरेडिकेशन क्यों हो पाया, बाकी बीमारियों का नहीं हो पाया और ये मतलब खत्म ही हो गई। ऐसा क्या खास हुआ कि ये बीमारी खत्म हो गई, इरेडिकेट हो गई? तो उसका सबसे पहला खास कारण माना जाता है एनिमल रिजर्वायर इसका नहीं रहता है कोई भी, और अगर रिजर्वायर नहीं है तो बीमारी की जो प्रजाति है वो खत्म हो गई, तो इसका कोई नॉन एनिमल रिजर्वायर नहीं था। दूसरा, इससे बनने वाली जो इसकी कैरियर स्टेज है वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती है ना, कैरियर में जल्दी से वायरस जो है उसकी समाप्ति हो जाती है, इसलिए बीमारी जो है वो खत्म हो गई। इन्फेक्शन जो है जब किसी को होता है तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे देता है, तो उसकी वजह से ये बीमारी जो है रह नहीं पाई। तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसका एक और बेसिक कारण बना था इरेडिकेशन का। इसमें केस का डिटेक्शन जो है वो बहुत सिंपल होने लग गया था क्योंकि इसके रेस जो है वो बड़े कैरेक्टरिस्टिक वाले थे, बड़े अच्छे तरीके से रूल आउट हो सकते थे, तो कहीं संशय नहीं होता था। टिपिकल जो रेसेज का पैटर्न इस बीमारी में रहता है वो इस बीमारी को आराम से आइडेंटिफाई करने में मदद कर गए और उसकी वजह से बीमारी रेडिकेट हो गई। और इसके कोई भी सब क्लिनिकल केस जो है, सब क्लिनिकल केस कोई भी थे तो वो डिजीज को ट्रांसमिट नहीं कर पाए, इतना पुअर टाइप का था। सब क्लिनिकल केस वो होते हैं जिसमें किसी आदमी में डिजीज वायरस तो होता है लेकिन उसमें डिजीज के साइन एंड सिम्टम जो है वो शो अप नहीं होते हैं और वो बीमारी को दूसरे में ट्रांसमिट कर देते हैं, जैसा अभी कोरोना वायरस में चल रहा है कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट कर देते हैं लोग और खुद में साइन एंड सिम्टम फिर भी नहीं आते हैं। इसको सब क्लिनिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। इस बीमारी में ऐसा नहीं था, इसलिए बीमारी क्या हो चुकी थी, इरेडिकेट। तो कोई नॉन एनिमल रिजर्वायर नहीं था, लॉन्ग टर्म कैरियर स्टेज यहाँ पे इस बीमारी में नहीं रहती है, इन्फेक्शन जो इम्यूनिटी देती है वो लाइफ लॉन्ग मिल रही थी, केस का डिटेक्शन बहुत सिंपल था, सब क्लिनिकल केस इस बीमारी में नहीं थे। ये कुछ खास खास रीजन बने और इन रीजन की वजह से जो ये बीमारी स्मॉल पॉक्स है, इस स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन पॉसिबल हो पाया। तो बहुत बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल पॉक्स डिजीज जो है उसका इरेडिकेशन क्यों हो पाया, उसके बारे में बताओ। तो दीज ऑल आर द रीजन जिसकी वजह से बीमारी क्या हो पाई, इरेडिकेट हो पाई। इसके अलावा एक और खास बात कि इस बीमारी में इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हुआ। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जीनर नाम के एक भाई साहब थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया, एडवर्ड जीनर 1796 96 के अंदर एडवर्ड जिनर ने वैक्सीन बनाया और बहुत इफेक्टिव वैक्सीन था, इसलिए इसका इरेडिकेशन हो पाया। नाउ अब अगला बीमारी है हमारा चिकन पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का तो इरेडिकेशन हो चुका है लेकिन चिकन पॉक्स अभी भी है। तो चिकन पॉक्स के बारे में हम बात करें, चिकन पॉक्स बीमारी के खास खास कैरेक्टर बात करें और स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के डिफरेंशिएशन के बारे में हम बात करेंगे। चिकन पॉक्स डिजीज जो है इसको वेरिसेला के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसका सिनोनिम, सिनोनिम मतलब इसका दूसरा नाम है और ये नाम है वेरिसेला, है ना, क्योंकि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो वेरिसेला जोस्टर रहता है। तो स्मॉल चिकन पॉक्स को हम वेरिसेला भी कह सकते हैं, ये इसका सिनोनिम है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वायरस है, वेरिसेला जोस्टर वायरस का नाम है, चिकन पॉक्स बीमारी का नाम है। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका वेरिसेला जोस्टर वायरस है और वेरिसेला के नाम से इसको हम जानते हैं। वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है वो ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस और हर्पीज में भी अल्फा वायरस का अल्फा वायरस जो है उस कैटेगरी का, उस फैमिली का ये वायरस है। हर्पीज एक पूरा फैमिली है और उसमें ह्यूमन हर्पीज वायरस थर्ड जो है, जो अल्फा वायरस है, वो इसका पॉजिटिव है, उस ग्रुप का है वेरिसेला जोस्टर वायरस। और वेरिसेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स करता है, इसलिए चिकन पॉक्स को भी वेरिसेला भी बोलते हैं। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये आपको याद रखना है। इंक्यूबेशन पीरियड चिकन पॉक्स का हमने कल पढ़ा था और अगर आपको रिमेम्बर हो तो आप बताएं इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड था 14 to 16 डेज, वेरी गुड।
चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड था 14 to 16 डेज, 14 से 16 दिन, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड था। कल हमने पढ़ा था इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 to 16 डेज। चिकन पॉक्स जो बीमारी है उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो कैस है। कैस मतलब जिसको चिकन पॉक्स हो चुका होता है वही इसको ट्रांसमिट करता है, तो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खुद कैस है और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से ये फैलता है ना, एयर ड्रॉपलेट के द्वारा ये फैलता है। तो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्टेड कैश है, इसलिए उसको आइसोलेट करने की जरूरत होती है। डायरेक्ट कांटेक्ट और दूसरा एयर ड्रॉपलेट है ना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर कोई पूछे तो वो होता है एयर ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी। और इसके अलावा जो केस है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से ये इन्फेक्शन फैलता है, ये इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो रहता है वो एयर ड्रॉपलेट है, इसको रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन के नाम से हम जानते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें रहती है चिकन पॉक्स के बारे में। कम्युनिकेबिलिटी पीरियड की हमने कल बात की चिकन पॉक्स की, और हमने बोला कि जो वेसाइकल्स बनते हैं इसके अंदर रेस, उसके अपियर होने के 1 से 2 दिन पहले से लेके 4 से 5 दिन बाद तक जो है ये बीमारी कम्युनिकेट हो सकती है। तो इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो रहता है वो 1 to 2 डेज बिफोर टू 4 to 5 डेज आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस, और उस रेस को हम बोलते हैं वेसाइकल। तो उसके अपियर होने के 1 से 2 दिन पहले से 4 से 5 दिन तक इसकी कम्युनिकेबिलिटी पीरियड रहता है। कम्युनिकेबिलिटी पीरियड वो पीरियड था जिसमें बीमारी एक से दूसरे में कम्युनिकेट होती है। तो ये हमने इसके बारे में बात की थी। इसके अलावा जिस रेस की हम बात करते हैं, जिस वेसाइकल की बात करते हैं, वो वेसाइकल जो बनते हैं इसके अंदर, उसको याद रखने के लिए हमें इसको स्मॉल पॉक्स से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दोनों के कंपैरिजन में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके जो रेस होते हैं, रेस बनते हैं जो चिकन पॉक्स के अंदर, उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं रेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसे डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि चिकन पॉक्स में रेस का पैटर्न कैसा होता है, स्मॉल पॉक्स में कैसा होता है। दोनों में बहुत डिफरेंट है, बाकी दोनों में ही वेसाइकल्स बनते हैं, अलग अलग स्टेज आती है। तो उस पैटर्न को हम एक चार्ट के थ्रू यहाँ समझने जा रहे हैं। ये चार्ट है, एक तरफ चिकन पॉक्स है और दूसरी तरफ स्मॉल पॉक्स है। चिकन पॉक्स में जो वेसाइकल बनते हैं उनका पैटर्न जो रहता है वो ड्यू ड्रॉप, कैसा पैटर्न रहता है, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पैटर्न, रोज पेटल अपीयरेंस है ना, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल अपीयरेंस। स्मॉल पॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चिकन पॉक्स में ऐसा होता है, ड्यू ड्रॉप पैटर्न के अंदर ऐसे बनते हैं जिसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है, रोज पेटल अपीयरेंस रहती है उसकी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रीपिटल रहता है, जबकि स्मॉल पॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रीफ्यूगल रहता है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर में ज्यादा होगा, पेरीफ्री में कम होगा। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है सेंटर में लेस होता है, पेरीफ्री में ज्यादा होता है। तो सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है चिकन पॉक्स में और सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्मॉल पॉक्स के अंदर। रेस जो है वो प्लियोमॉर्फिक रेस रहते हैं। प्लियोमॉर्फिक रेस का मतलब होता है कि जो इसमें वेसाइकल बनते हैं, अलग अलग स्टेप होती है जिसमें जो फ्लूइड फिल्ड है उसको वेसाइकल कहते हैं, फिर मैक्यूल, पेप्यूल और फिर क्रस्ट बनता है। तो उनकी जो क्रॉप है, क्रॉप या उनकी जो डिफरेंट स्टेज है, वेसाइकल, मैक्यूल, पेप्यूल, ये अलग अलग, अलग अलग, प्लियो मतलब मल्टीपल, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। तो अलग अलग स्टेज जो है वहां पे प्रेजेंट होगी चिकन पॉक्स के अंदर। मान लो पहले वेसाइकल बने, तो वो जो वेसाइकल है वो अगर मैक्यूल या पेप्यूल या पस्ट्यूल में कन्वर्ट हुए तो पीछे और वेसाइकल बने, और वो जो पस्ट्यूल है वो स्कार में कन्वर्ट हुए तो पीछे जो वेसाइकल बने थे वो पस्ट्यूल में कन्वर्ट हुए तो पीछे और वेसाइकल बने। तो वेसाइकल भी है, पस्ट्यूल भी है, स्काप जो है स्कार भी है। जो इस तरीके से जो अलग अलग जो है स्टेजेज अगर लीजन की प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक पैटर्न। तो ये प्लियोमॉर्फिक रेस यहाँ पे होते हैं, जबकि स्मॉल पॉक्स में ऐसा नहीं होता है, एक बार में एक स्टेज ही प्रेजेंट होती है, इसको नॉन प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। स्मॉल पॉक्स में अगर वेसाइकल बने तो वेसाइकल सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे पस्ट्यूल में, तो पीछे कोई वेसाइकल नहीं बचेगा, तो इसको नॉन प्लियोमॉर्फिक। जबकि चिकन पॉक्स में प्लियोमॉर्फिक कैटेगरी में यहाँ पे देखने को मिलता है, 3 to 4 क्रॉप वहां पे निकलता है। रेस जो होते हैं चिकन पॉक्स में वो सुपरफिशियल होते हैं, है ना, लोक्युलर होते हैं और सुपरफिशियल होते हैं, इसलिए एकदम जो है वापस डिसअपीयर हो जाते हैं, और कोई ज्यादा खास जो है वहाँ पे स्कार नहीं रहता, निशान नहीं रहता है स्किन के ऊपर। जबकि स्मॉल पॉक्स के रेस डीप सीटेड होते हैं, मल्टी लोक्युलर होते हैं, और उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े निशान स्किन के ऊपर जो है वो देखने को मिलते हैं, मार्किंग देखने को मिलती थी। तो इसके जो रेस है वो डीप सीटेड होते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में रेस सुपरफिशियल होते हैं। चिकन पॉक्स के अंदर जो वेसाइकल बनते हैं उसके पास में इन्फ्लामेशन रहता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है रेडनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस।
ऐसी इन्फ्लामेटरी साइन वहां देखने को मिलता है, जबकि ऐसा स्मॉल पॉक्स में नहीं होता, वहां किसी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं रहता है रेस के साइड में, वेसाइकल्स के साइड में। जो वेसाइकल्स होते हैं वो ज्यादातर अफेक्ट करते हैं फ्लेक्सर सरफेस को और एक्जिला को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि स्मॉल पॉक्स में एक्सटेंसर सरफेस के ऊपर रेसेज होते हैं और स्पेर्स एक्जिला को एक्जिला से स्पेर्स रहते हैं, है ना, स्पेयरिंग इफेक्ट रहता है एक्जिला का, जबकि यहाँ पे एक्जिला इन्वॉल्व होता है। तो फ्लेक्सर सरफेस पे पाए जाते हैं चिकन पॉक्स के रैश और एक्सटेंसर सरफेस पे पाए जाते हैं स्मॉल पॉक्स के रैश। बहुत बहुत बेसिक डिफरेंशिएट है और एक सवाल बनता है, तो आपको ये सारे ही चार्ट जो है इसको इसी तरीके से याद रखना है। चिकन पॉक्स के जो रेस है वो स्पेयर रहते हैं पाम एंड सोल में। स्पेयर का यहाँ मतलब है नहीं पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक्जिला में इन्वॉल्व था लेकिन यहाँ एक्जिला का इन्वॉल्व नहीं था, स्पेयर एक्जिला था। ऐसे ही पाम एंड सोल के ऊपर चिकन पॉक्स के रेस नहीं होते। पूछा हुआ सवाल है किसमें रेस पाम और सोल पे नहीं बनते चिकन पॉक्स के अंदर। हाथ की हथेली और पाम की तलवे के ऊपर रेस से नहीं बनते हैं चिकन पॉक्स में, जबकि स्मॉल पॉक्स में पाम एंड सोल भी क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता, पाम एंड सोल जो है वो अफेक्ट नहीं रहते हैं। चिकन पॉक्स का इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब ठीक होना बहुत रैपिड होता है, जल्दी से ठीक हो जाता है, जबकि स्मॉल पॉक्स का इवोल्यूशन बहुत स्लो होता था, बहुत धीरे होता था। और चिकन पॉक्स में जो स्कैब बनता है, पीछे जो निशान बनता है, वो 4 से 7 दिन में बन जाता है ना, स्कैब जो है वो फॉर्म हो जाता है अप टू 4 to 7 डेज, जबकि स्मॉल पॉक्स के स्कैब बनने में ज्यादा टाइम लगता है, 10 to 14 डेज, जस्ट डबल टाइम लगता है चिकन पॉक्स से। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में। चिकन पॉक्स का पैटर्न आपको याद रखना है। चिकन पॉक्स में ड्यू ड्रॉप रोज पेटल में अपीयरेंस रहती है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, प्लियोमॉर्फिक रेस रहते हैं। तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू ड्रॉप रोज पेटल, सेंट्रीपिटल और प्लियोमॉर्फिक, ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। ये सबसे ज्यादा बार पूछी हुई है चिकन पॉक्स के बारे में, जबकि स्मॉल पॉक्स में सेंट्रीफ्यूगल और नॉन प्लियोमॉर्फिक है। सुपरफिशियल रेस होते हैं, रेस के अराउंड इन्फ्लेमेशन होता है, फ्लेक्सर सरफेस पे ज्यादा होते हैं, पाम एंड सोल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रैपिड इवोल्यूशन होता है और 4 से 7 दिन में स्कैब बन जाती है। जबकि स्मॉल पॉक्स जो अभी इरेडिकेट हो चुका है उसमें पैटर्न अलग था, सेंट्रीफ्यूगल था, नॉन प्लियोमॉर्फिक था, डीप सीटेड रेस बनते हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, एक्सटेंसर सरफेस पे ज्यादा अफेक्ट होता है, एक्सिला स्पेयर रहता है, पाम एंड सोल अफेक्ट होते हैं, स्लो इवोल्यूशन होता है, स्कैब बनने में 10 से 14 दिन वहां पे लग जाते हैं। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, चिकन पॉक्स और स्पेयर पॉक्स में बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा चिकन पॉक्स के को डायग्नोस करने के लिए वेसाइकल का जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम लेते हैं और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको हम चेक करते हैं और राउंड पार्टिकल वहां पे देखने को मिलते हैं, राउंड पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राउंड पार्टिकल मिलते हैं, वेसाइकल के फ्लूइड को एग्जामिन कर देते हैं। वैसे तो हम प्रेजेंटेशन से ही पता कर सकते हैं रेस के पैटर्न से कि वो चिकन पॉक्स है, लेकिन आप डायग्नोस्टिक टेस्ट के काम में ले सकते हो, ये कंफर्मेटिव और सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। वेसाइकल फ्लूइड को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करना, इसको टेंजेंट टेस्ट भी हम बोल सकते हैं। कंजेनाइटल वेरिसेला जो होता है, मतलब इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है और बच्चा मदर के वूम में इससे अफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मदर को चिकन पॉक्स हुआ है तो इसको कंजेनाइटल वेरिसेला कहते हैं, जो बच्चे में डिफरेंट टाइप के सिंड्रोमिक साइन लेके आता है। लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन अवेलेबल है चिकन पॉक्स का, चिकन पॉक्स का वैक्सीन अवेलेबल है, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है। ओका इसकी स्ट्रेन है, स्ट्रेन के बारे में पूछा जाता है कौन सा स्ट्रेन है, ओका स्ट्रेन है। लाइव वैक्सीन है चिकन पॉक्स का, विच कैन बी यूज बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटरी प्रोसेस नहीं है, इसलिए ज्यादातर वैक्सीन जो है डेवलपिंग कंट्री में नॉर्मली काम में नहीं लिया जाता है। बीमारी होने के बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन काम में लिया जा सकता है, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन वहाँ काम में लेते हैं, जिसको 72 आवर्स के अंदर अंदर देना होता है और 1.25 to 5 ml इंट्रामस्कुलर इसकी डोज रहती है। इसको 72 आवर्स के अंदर देना होता है चिकन पॉक्स होने के बाद में, ताकि इसके कॉम्प्लिकेशन या रेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ना हो। तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी अवेलेबल है, वैक्सीन भी अवेलेबल है, लाइव वैक्सीन है और वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन है, विद इन 72 आवर्स देना होता है। ये इसकी डोज है और ये इसका रूट है IM 1.25 to 5 ml। ओका स्ट्रेन होती है, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन भी अवेलेबल है। चिकन पॉक्स एक इम्पोर्टेंट डिजीज है, डायग्नोसिस के बारे में हमने बात की और वैक्सीन के बारे में हमने बात की, चिकन पॉक्स जो खास बात रहती है। और वन लास्ट, चिकन पॉक्स होने के लेट टाइम में चिकन पॉक्स जो वेरिसेला जोस्टर की एंट्री होती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, लेकिन अगर उसका रीएक्टिवेशन हो जाए, ज्यादातर रीएक्टिवेशन होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज में, तो इसका एक लेट कॉम्प्लिकेशन है, स्किन के ऊपर एक बीमारी हो जाती है जिसको हर्पीज जोस्टर या सिगल्स कहते हैं। तो चिकन पॉक्स का अगर कॉम्प्लिकेशन पूछे तो सिंगल्स या इसी को हम बोलते हैं हर्पीज जोस्टर, क्या बोलते हैं,
हर्पीज जोस्टर ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम हम पढ़ते हैं, और ये इसका एक लेट कॉम्प्लिकेशन है। कैसे कॉम्प्लिकेशन है? लेट। ज्यादातर किन होता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज के अंदर, अगर उसको पहले चिकन पॉक्स हो रखा है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस वाली कंडीशन में वेरिसेला जोस्टर का रीएक्टिवेशन होता है, और उसकी वजह से हर्पीज जोस्टर नाम की बीमारी होती है। स्किन के एक ही साइड में अंगूर की गुच्छे की तरह खूब सारे वेसिकल का बन जाना हर्पीज जोस्टर कहलाता है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है चिकन पॉक्स, जिसके सवाल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों को हमने पढ़ा, दोनों का डिफरेंशिएट पढ़ा। चार्ट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपको याद रखना है, पैटर्न को याद रखना है। चिकन पॉक्स में ड्यू ड्रॉप पैटर्न में, रोज पेटल में अपीयरेंस होती है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्लियोमॉर्फिक जो है इसका पैटर्न रहता है रेसेज का, जबकि स्मॉल पॉक्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉन प्लियोमॉर्फिक जो है रेस का पैटर्न देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स के रेस से ज्यादातर सुपरफिशियल होते हैं, जबकि स्मॉल पॉक्स में डीप सीटेड होते हैं। रेस के अराउंड इन्फ्लामेशन होता है वेसिकल के अराउंड चिकन पॉक्स में, जबकि स्मॉल पॉक्स में नहीं होता है। फ्लेक्सर सरफेस को ज्यादा अफेक्ट करता है चिकन पॉक्स, जबकि एक्सटेंसर सरफेस को ज्यादा अफेक्ट करता है स्मॉल पॉक्स। एक्जिला में भी चिकन पॉक्स होता है, पर एक्जिला में स्मॉल पॉक्स के वेसिकल नहीं बनते हैं। पाम एंड सोल पे चिकन पॉक्स के वेसिकल नहीं बनते हैं, लेकिन पाम एंड सोल पे स्मॉल पॉक्स के बनते हैं। रैपिडली ठीक हो जाता है स्मॉल पॉक्स, स्लो इवोल्यूट होता है। इसमें ठीक होने में 7 दिन लगते हैं, 7 दिन के अंदर, जबकि स्मॉल पॉक्स जो है वो 14 दिन तक रहता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट है दोनों के अंदर। डायग्नोस्टिक टेस्ट की हमने बात की और वैक्सीन की हमने बात की। तो ये दो डिजीज जो है हमने वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा। इसी कड़ी के अंदर आगे की कम्युनिकेबल डिजीज को जानने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी लें। क्लास इज डिसमिस्ड।